यहां पर 1 लाख से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे थे, उनके पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है। लखीमपुर की पहचान नई किसानों को रौंदने की वजह से हुई। हर जिले की एक अपनी पहचान है, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, जो वोट डालने जाएगा, जिसके लिए रैलियां हो रही है, जिसके लिए वर्चुअल मीडिया तैयार हो चला है, जो सर्वे कर रहे हैं, उसके भीतर का सच यह है कि काम किसी के पास नहीं है। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ की भूमि है। इतनी पावन भूमि को अगर जर्जर बना दिया जाए, अंदर से खोखला कर दिया जाए, वहां के लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए, फसल की सही कीमत नहीं मिले और इस देश की तमाम राज्यों की परिस्थितियों से विपरीत यह राज्य बेरोजगारी के ऐसे बोझ को ढो रहा हो, जहां प्रवासी मजदूरों का हिस्सा भी अगर जोड़ दीजिएगा, जिनके पास आज की तारीख में काम नहीं है, तो स्थिति इतनी विकट हो जाएगी कि उसके बाद हमारे पास सिवाय भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और काशी विश्वनाथ का नाम लेने के अलावे कोई दूसरा शब्द नहीं बचेगा। तो क्या इन नामों के जरिए सत्ता पाई जा सकती है और सत्ता पाने के बाद 5 बरस के बाद दोबारा से भगवान के आश्रय ही वोट मांगे जा सकते हैं? जबकि उत्तर प्रदेश के भीतर की परिस्थितियों को जब आप परखना शुरू करेंगे तो हैरत में आ जाएंगे। 400 सीटें, 4 करोड़ बेरोजगार, हर सीट पर औसतन 3,75,000 वोट होते हैं, उसमें से 1 लाख लोग बेरोजगार, उनके पास कोई काम नहीं है। इतना ही नहीं, तमाम शासन कालों में बेरोजगारी की परिस्थिति इस देश में विकट हुई है, लेकिन रोजगार भी छिन गए। ऐसा तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो क्या योगी सत्ता ने अपने कालखंड में डबल इंजन की सरकार का जो जिक्र किया है, उसने लोगों को बदहाल कर दिया है? हमें लगता है कि सरकारी आंकड़ों को परखिए और उसके बाद जरा कोशिश कीजिए कि इस दौर में 80-20 का भी जिक्र हो जाता है, 80-20 का भी जिक्र हो जाता है। उसके मतलब मायने जो भी निकाले जाएं, लेकिन जब आप सिर्फ भगवान के भरोसे राजनीतिक सत्ता को चाहते हैं, तो पता नहीं क्यों एक मोटी लकीर समाज के भीतर और उसके दिल को छेदते हुए निकल जाती है कि 20% की जरूरत हमें नहीं है और यह 20% उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, 80% एकजुट हमारे साथ खड़ा है। लेकिन उस 20% के भीतर की बेरोजगारी और मुफलिसी और दूसरी तरफ 80% लोग जो आप अपने साथ लेने के लिए एक फार्मूला निकाल रहे हैं, उसके भीतर भी लगभग 72% लोग ऐसे जो बेरोजगार और मुफलिसी का जीवन जीते हुए। क्या उन्हें वाकई इस हकीकत की जमीन पर उतारा जाए और परखने की कोशिश की जाए? सरकार ने इस दौर में किया क्या? डबल इंजन का जिक्र किया, उपलब्धियों का खाका जो है प्रचार के जरिए, अखबारों में विज्ञापन के जरिए निकाल दिया, टेलीविजन को बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए जिसमें ऐड लगातार चलते हैं और लगता ऐसे है ये वाकई उत्तम प्रदेश है। उत्तम प्रदेश के भीतर नागरिकों की परिस्थिति मत देखिए, सियासतदानों की परिस्थिति को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हम आज उन्हीं वोटरों का, उन्हीं लोगों का जिक्र करना चाहते हैं कि कैसे इस 5 बरस के भीतर में कितनी जर्जर स्थिति लोगों की हो गई है। क्योंकि जब योगी सत्ता में आए उस वक्त उत्तर प्रदेश के भीतर में तकरीबन 14 करोड़ 95 लाख लोग ऐसे थे जो कि काम करने लायक थे और काम करने की उम्र 15 साल से शुरू हो जाती है, 15 से 65 बरस तक। वह 2022 में बढ़ते बढ़ते 17 करोड़ 7 लाख हो गई है, यानी तकरीबन 2 करोड़ 11 लाख का इजाफा इसमें हो गया। इसके पास कोई काम है या नहीं है, यह जरा जहन में बैठा के रखिएगा। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट था, जितने लोगों के पास उस वक्त यानी 2017 में 5 करोड़ 75 लाख लोगों के पास काम था, लेकिन 2022 में 5 करोड़ 39 लाख लोगों के पास काम है, यानी लोगों के पास जो काम था उसमें भी 16,13,000 लोगों का काम छिन गया। ये जो हम आपसे काम का जिक्र कर रहे हैं, ये व्हाइट कॉलर है, यानी इनको सामाजिक सुरक्षा मिली हुई थी, महीने का वेतन मिलता था, उनकी नौकरियां गई है, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। अभी हम असंगठित क्षेत्र का जिक्र नहीं कर रहे हैं, मजदूरों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों का जिक्र नहीं कर रहे हैं।
उस फेरिस्त में उत्तर प्रदेश के भीतर में 2017 में लगभग 61% लोग ऐसे थे जो सरकार के द्वारा जारी किए गए रोजगार की परिस्थिति से बाहर थे, यानी एम्प्लॉयमेंट रेट 38.5 था। बढ़ना चाहिए था, लेकिन 2022 में यह बढ़ा नहीं, घट गया। एम्प्लॉयमेंट रेट घट के 32% हो गया, यानी लगभग 67% से ज्यादा की तादाद जो है उस रोजगार के हिस्से से ही बाहर है। 3 सवाल सीधे उभरे हैं। योगी काल में रोजगार करने वाले घट गए, घटने वालों की तादाद 16,13,000। योगी काल में रोजगार वाले बढ़ गए क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तकरीबन 2,11,60,000। और योगी काल में ही रोजगार नहीं मिलेगा, इसका दायरा लगभग 5.5% बढ़ गया, 5% से ज्यादा, यानी 5.71% तक बढ़ गया। यह पहला सवाल है। लेकिन इस फहरिस्त में जब हमने देखना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश की हालत अगर इतनी बुरी हो गई है तो उसमें स्थिति और अंदरूनी तौर पर क्या है। बनारस में एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, भदोही में कारपेट बनता है, लखनऊ में चिकन के कपड़े का काम होता है, आगरा में जूते बनते हैं, कानपुर का चमड़ा है, कन्नौज का इत्र है, मुरादाबाद का पीतल है, मेरठ में खेल का सामान है। इन तमाम जगहों के जो हमारी पूरी टीम ने एनालिसिस की और निकाला तो वहां पर लगभग 62% रोजगार कम हो गया, 62% रोजगार कम हो गया, जो पहचान उत्तर प्रदेश की है। लेकिन इन कामों को लेकर जब आप सरकार की वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको पता चलेगा इतना पैसा विदेशों से आ रहा है, इतना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, होगा, आएगा, ये सारी चीजें हैं। हो क्या रहा है ये कोई नहीं बताएगा। 62% लोग बनारस, भदोही, लखनऊ, आगरा, कानपुर, कन्नौज, मुरादाबाद, मेरठ, इन जगहों से लगभग 62%, कुछ जगहों पर 60% था, कुछ जगहों पर 70% से ज्यादा था। इस कालखंड में वहां पर रोजगार छिन गया है। दूसरी बड़ी बात इन सब से निकल कर आई कि दरअसल उत्तर प्रदेश के लगभग 24 जिले ऐसे हैं जहां के मजदूर इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन बीते 2 बरस में जो कोरोना काल था उसमें जब लौट रहे थे उनकी जितनी बड़ी तादाद थी, ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों हम बताएंगे आपको। लेकिन उन जगहों पर जब हम देखना शुरू करते हैं तो इन जिलों के भीतर में जो बेरोजगारों की तादाद है वो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा है। हर जिले में 1.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड बेरोजगार का मतलब यह होता है कि जिनके पास डिग्री है। हम उनकी संख्या आपको बता रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा की स्थिति में जीने वाले जो जिले हैं, इटावा, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, सिद्धार्थनगर, आगरा, कुशीनगर, रायबरेली, बलिया, गाजीपुर। आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय है, उसके द्वारा जारी किए गए ये जिलों के नाम हमने आपको पढ़कर इसलिए सुनाए हैं कि इन जिलों की तमाम सीटों पर तकरीबन 150 सीट इसके दायरे में आती है। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि इन 150 सीटों पर कौन कौन जीता है, कौन कौन सांसद है। चाहे आजमगढ़ का जिक्र कर लीजिए, चाहे बनारस का जिक्र कर लीजिए, चाहे इलाहाबाद का जिक्र कर लीजिए, अलीगढ़, जिसकी इच्छा है, जिस जिले को करना है आप कर लीजिए। और कल्पना शुरू कीजिए क्या राज्य में कोई काम हुआ है इस दौर में, या सिर्फ बेरोजगारी ही रेंगती रही है। और बेरोजगारी से ज्यादा और ज्यादा बेरोजगारों की परिस्थितियों में लाकर ये वह जिले हैं जो इस देश के उन 54 जिलों में शामिल होते हैं जहां पर से प्रवासी मजदूर इस देश के भीतर में जितने भी हैं। सरकार ने पहले राउंड में जानकारी दी थी तकरीबन 2.25 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। अगर सरकार की उस जानकारी को भी आधार बना लीजिएगा तो 2.25 करोड़ का आधा कर दीजिए, 1 करोड़ 10 लाख लोग। 1 करोड़ 10 लाख में से लगभग 26% उसके जो हैं, टोटल के 26%, और 1 लाख 10 करोड़ में से लगभग 50% यही के हैं। यानी 50 लाख से ज्यादा पलायन करने वाले जो युवा है, जो तबका है, वो लौट के आया है, वह जिन परिस्थितियों को देख रहा है वो बेहद दर्दनाक है। उनके पास कोई काम नहीं है। इस संख्या के भीतर लगातार आप चीजों को जोड़ते इसलिए चले जाइए क्योंकि 2 जिलों का और जिक्र होता है, श्रावस्ती और लखीमपुर।
यहां पर 1 लाख से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे थे, उनके पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है। लखीमपुर की पहचान नई किसानों को रौंदने की वजह से हुई। हर जिले की एक अपनी पहचान है, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, जो वोट डालने जाएगा, जिसके लिए रैलियां हो रही है, जिसके लिए वर्चुअल मीडिया तैयार हो चला है, जो सर्वे कर रहे हैं, उसके भीतर का सच यह है कि काम किसी के पास नहीं है। और इन परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के अलावे कहेंगे भाई दूसरे जगहों पर भी तो है, तो बिहार के 20 जिले आते हैं। बिहार के 20 जिले, उत्तर प्रदेश के 24 जिले, जो इस देश और दुनिया के शायद सबसे विपन्न जिलों में से आते हैं, जहां पर काम मिलता ही नहीं है उस गांव में, और वहां से चले जाते हैं। इसके अलावे उत्तराखंड के 2 जिले हैं, गढ़वाल अल्मोड़ा। पश्चिम बंगाल के 2 जिले हैं, नदिया और मेदिनीपुर। झारखंड का 1 जिला है चतरा। उड़ीसा का 1 जिला है गंजाम। कर्नाटक का गुलबर्गा है। राजस्थान का पाली है। महाराष्ट्र का जलगांव है। ये पूरी की पूरी एक लिस्ट बतलाती है कि कैसे किन परिस्थितियों में, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में है, मांग जिस राह पे वोट के तर्ज पर हो रही है, हम उन परिस्थितियों को आपके सामने रखना चाहते हैं। जो 10वीं पास हैं, जो 12वीं पास हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, जिन्होंने पीजी किया है, जिन्होंने डॉक्टरेट की है, उनकी परिस्थितियां क्या है और उनकी कितनी बड़ी तादाद प्राइवेट सेक्टर में रोजगार खोज रही है और सरकारी सेक्टर में खोज रही है, और सरकार के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख लोग रजिस्टर्ड बेरोजगारों की कतार में खड़े हैं। उसके अलावे लगभग 55 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजगार दफ्तरों में नहीं जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। यह संख्या तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। इसके अलावे जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तादाद लगभग 40,000 है, जो घोषित तौर पर बेरोजगार है। जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी तादाद तकरीबन 25 लाख है, जिनके पास आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। और अब तीसरी लहर का जिक्र है तो जो बाहर हैं वह भी काम नहीं कर पा रहे हैं और लौटने की परिस्थितियों को लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहां तक कि दिल्ली से भी लौट रहे हैं। जो मजदूर और दिहाड़ी असंगठित क्षेत्र में है और मजदूर हैं, इसके अलावे जो प्रवासी मजदूर तकरीबन 1.5 करोड़ हैं, इन सब के पास कोई काम नहीं है। जो हुनरमंद है उनकी संख्या 75 लाख है। कोई काम किसी के पास नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को कैसे भी जानिए, लेकिन एक चीज अपने जहन में तुरंत बैठा लीजिए, उत्तर प्रदेश की 400 सीटों पर 4 करोड़ बेरोजगार, हर सीट पर 1 लाख बेरोजगार, हर सीट पर औसतन वोट 3,75,000, यानी वोट डालने वाला हर तीसरा और चौथा शख्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेरोजगार है। उसे सोचना होगा, उसे एकजुट होना होगा। उसको किस रूप में सोचना है, किस रूप में एकजुट होना है, यह एक दूसरी कहानी है। लेकिन जरा हम इन बातों का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि जो बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर लौटे, सरकार ने पार्लियामेंट में पहले राउंड में 2020 के आखिर में पार्लियामेंट में एक जानकारी दी थी, और 2021 आते आते वो किन हालत में, हम दोनों परिस्थिति आपके सामने रखना चाहते हैं। लोकसभा में कहा गया 1,23,70,365 प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौट गए। उसमें से सबसे ज्यादा लोग लौटे उत्तर प्रदेश। संख्या थी 32,49,638। यह जो लौटे, और उसके बाद 2021 में जब फरवरी के बाद से चीजें शुरू हुई, तो उसमें भी लौटने की प्रक्रिया को जब हमारी टीम ने जानकारी ली तो पता चला उसमें भी लौटने वाले ऑफिशियली जो जानकारी अलग अलग डिपार्टमेंट से आ रही थी, वह भी तकरीबन 1.25 करोड़ ही थी, यानी 2.5 करोड़ ये हो गए। अनऑफिशियली के लिए आपको लगभग इसको दुगना कर देना होगा, यानी 5 करोड़ प्रवासी मजदूर जिनके पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है। इन 5 करोड़ में से 26% हिस्सा सीधे सीधे सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश के हिस्से में जाता है, जहां पर प्रवासी मजदूर है, काम नहीं है। एक सवाल और उठा कि नहीं काम तो दिया जाता है, मनरेगा में दे दिया गया। मनरेगा का भी ढोल खूब पीटा गया, लेकिन मनरेगा का सच पूरे देश का क्या है वह सिर्फ इससे जान लीजिए कि पूरे देश में लगभग 29 करोड़ 94 लाख मजदूर हैं जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं। जॉब कार्ड 15 करोड़ 68 लाख के पास है। जो एक्टिव है उनकी संख्या लगभग 9 करोड़ 89 लाख है। लेकिन आइए उत्तर प्रदेश के भीतर का हम सच दिखाते हैं, और खास तौर से वो जो आरक्षण सोचते हैं, जो जातिगत राजनीति करते हैं, वह भी इस दौर में सिर्फ बेरोजगारी की परिस्थितियों को ही देख लीजिए, भयभीत हो जाइएगा।
इसका जिक्र कोई क्यों नहीं करना चाहता है? और उत्तर प्रदेश की जो भयावह हालात इस 5 साल के भीतर में होती चली गई है, उसका जिक्र कहां गायब हो गया है, क्यों लुप्त हो गया है? क्योंकि मनरेगा के तहत कुल काम करने वाले जो लोग थे, उनकी जो संख्या थी वह तकरीबन 2,71,71,332। इसको राउंड फिगर में ले लीजिए, 2,12,00,000 इतने मनरेगा के तहत काम थे। इसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनकी संख्या लगभग 63.5 थी। जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनकी संख्या लगभग 2 लाख थी। जो बाकी थे उनकी संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ थी। यह पूरा मनरेगा का हिस्सा था जिसमें 2,11,00,000। लेकिन सरकार ने ही जानकारी दी कि हमने काम जो शेड्यूल कास्ट के लगभग 64 लाख लोग थे उसमें से सिर्फ 22 लाख लोगों को काम दिया मनरेगा में। जो शेड्यूल ट्राइब के लगभग 2 करोड़ थे उसमें सिर्फ 74,000 को काम दिया। जो अदर्स थे, ओबीसी और दूसरी जातियों से मिले हुए थे, उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ जो लोग थे जो मनरेगा में अपना नाम दर्ज करा रहे थे, उनमें से हम सिर्फ काम दे पाए 49,55,000, यानी 1/4 को ही काम दे पाए। उससे भी कम की स्थिति में हम आ गए। ओवरऑल देखिएगा तो जो 2,11,00,000 थे उसमें से काम मिला 72 लाख को, बाकियों को काम नहीं मिला। इसमें एक सवाल और आना चाहिए कि 100 दिन के काम का जिक्र सरकार करती है कि हम मनरेगा में देते हैं। मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में 100 दिनों का काम जिनको मिला है उनकी संख्या सिर्फ 2,80,000 है। काम चाहने वाले 2,11,00,000, काम जिनको 100 दिन मिला उनकी संख्या 2,80,000। और अगर आप शेड्यूल कास्ट में आइएगा, जो दलित की राजनीति करते हैं वो समझ लें कि जिनको काम मिला है उनकी संख्या सिर्फ 91,000 है। शेड्यूल ट्राइब में सिर्फ 3,000 लोगों को काम मिला है। बाकी जो ओबीसी और दूसरी जो ऊपर अपर कास्ट है उसमें सिर्फ 1,85,000 लोगों को काम मिला है। जब इन स्थितियों को बेरोजगारी के रेंज में जोड़ना शुरू कीजिएगा, जब आपके जहन में मजदूर का जिक्र होगा, दिहाड़ी मजदूर का जिक्र होगा, असंगठित क्षेत्र में मजदूर जो काम कर रहे थे उनका जिक्र होगा, जिनके पास डिग्री है उनका जिक्र होगा, जो कहीं काम कर रहे थे और उसके बाद उनकी काम छूट गया तो उनका जिक्र होगा, तो आप जानकर हैरत में आइए कि लगभग 4.5 करोड़ कुल मिला के चीजें बन जाएंगी। 403 सीट है, 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की परिस्थिति हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। उत्तर प्रदेश क्या वाकई इस रूप में इसकी पहचान है? क्योंकि यहां पर कुल वोटर्स जो हैं वह तकरीबन 15 करोड़ वोटर हैं। हमें लगता है जो नए बच्चे अब पहली बार वोट डालेंगे उनके जहन में कौन से सवाल होने चाहिए? क्योंकि 18 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं जो नए वोटर लिस्ट में जिनका नाम आया है वह तकरीबन 19,90,000 है। वो क्या सोचते होंगे? उनके जहन में कौन से सवाल होंगे जब वो इन सवालों से जूझ रहे होंगे? हालांकि ओवरऑल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नए नाम जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनकी संख्या लगभग 52,80,000 है। 6-7 सवाल एक साथ हर जहन में तुरंत आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास वह भी लिस्ट है कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे थे उसमें हर प्रदेश से कितने कितने मजदूर लौटे। हमको लगता है दिल्ली का ही जिक्र कर। दिल्ली में एक आनंद विहार है जो गाजीपुर के नज़दीक है, जहां पर किसान बैठा करते थे। गाजीपुर बॉर्डर जो है, आनंद विहार उसके नज़दीक है। आनंद विहार से जो बच्चे या जो मजदूर जो निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे उनकी 2 अलग अलग खेमों में एक वक्त में 1,80,000, एक वक्त में 1,13,000, कुल मिला के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश लौटने वाले बच्चे जो थे वह तकरीबन 3 लाख थे। इसी तरीके से सराय काले खां से भी ज़्यादा बसें उत्तर प्रदेश में ही जाती है। यह भी बस स्टैंड है, वहाँ का भी आंकड़ा बतलाया गया। तकरीबन वहाँ से बच्चे जो लौटे हैं एक वक्त में 39,000, एक वक्त में 17,000, यानी कुल मिला के 2 अलग अलग हिस्सों में यह लगभग 60,000 के लगभग आता है। 6-7 सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार कहाँ नौकरी दे और कहाँ नौकरी नहीं दे इस पर कोई चिंतन बीते दिनों हुआ ही नहीं, और उत्तर प्रदेश की परिस्थिति अंदर से और नाजुक होती चली गई। और अब जब सत्ता परिवर्तन या सत्ता बनाने की परिस्थिति जनता के सामने है और लोकतंत्र इसी का नाम हम कहते हैं, तो इस देश के भीतर में लगभग उत्तर प्रदेश की 95 सीट्स ऐसी है जिस 95 सीट पर लगभग हर दूसरा शख्स बेरोजगार है। 125 सीट ऐसी है जिसमें हर तीसरा शख्स बेरोजगार है, और लगभग 112 सीट ऐसी है जिसमें हर चौथा शख्स बेरोजगार है।
अब आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों की वैकेंसी निकली है। इन 403 सीटों की वैकेंसी के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें बीजेपी है, उसमें कांग्रेस है, उसमें बहुजन समाज पार्टी है, उसमें बाकी गठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे उसमें आरएलडी का जिक्र कीजिए, राजभर का जिक्र कीजिए, निषाद का जिक्र कीजिए, अपना दल का जिक्र कीजिए, जिसका जिक्र करना है करते चले जाइए। लेकिन औसतन इस एक सीट पर जो नुमाइंदगी आ रही है निर्दलियों को मिलाकर वो लगभग 11 लोग रहते हैं, जिसमें से आपको एक को चुनना है। एवरेज जब आप निकालना शुरू करेंगे 11 लोगों में से एक को चुनना है। और उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी अगर निकल जाए जिसमें मिनिमम ग्रेजुएशन की जरूरत हो तो उस एक वैकेंसी पर औसतन अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या लगभग 30,000 होती है। कल्पना कर रहे हैं हम किस प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। अगर 12वीं पास की जरूरत आ जाए तो वह बढ़कर लगभग 40 लाख तक चला जाता है, 40,000 तक चला जाता है एक सीट पर। और यहां पर हम पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश समा रहा है उस चुनाव की दिशा में जहां पर 403 सीटें हैं, उसको आप 11 से गुना कर दीजिए। उसके बाद जितनी सीटें आएंगी वो आप कहेंगे कि अच्छा ये तो सीटें लगभग 1,000 से भी कम लोग उम्मीदवार होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर में 4 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार, 403 सीट, और हर जिले दर जिले जब परखना शुरू करेंगे तो देश के टॉप मोस्ट जिलों में जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर प्रवासी मजदूर है, उत्तर प्रदेश के 24 जिलों का नाम उसमें शुमार है, जो पूरे राष्ट्रीय तौर पर है। तो राष्ट्रीय पर्व मनाने की दिशा में आप किन बातों का जिक्र करेंगे? 6 सवाल हमने जिक्र किया। पहला सवाल, बेरोजगारी चुनाव में कोई मायने नहीं रखती है। बेरोजगारी को दूर करने की स्थितियों में सरकार आंखें बंद कर लेती है। जो मजदूर होता है, जिसकी सामाजिक सुरक्षा कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ वो दिहाड़ी पर जीता है या कुछ जगहों पर महीने का पैसा भी मिलता है, उसकी नौकरियां जितनी बड़ी तादाद में छिनी, उसको लेकर सत्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जब जनसंख्या बढ़ती है और हर बरस यूनिवर्सिटी से पास होकर बच्चे निकलते हैं रोजगार की तलाश में, उनको अपने राज्य में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम रोजगार छीनने की स्थिति में आ गए हैं। 5वां सवाल है कि जो खर्चा सत्ता को चलाने के लिए होता है, अगर उस 5 साल के पैसे को अगर आप डाइवर्ट कर दें उस दिशा में जहां पर बेरोजगारों को भत्ता दे दिया जाए, तो उन बेरोजगारों को 500 रुपए भत्ते के तौर पर आप दे सकते हैं हर महीने। अगर आप वो पैसे को शिफ्ट कर दें कि राजनीतिक सत्ता में हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, जिसने जिम्मेदारी नहीं ली, तो आप 500 रुपए हर बेरोजगार के हाथ में तुरंत थमा सकते हैं। आपको उसके लिए कोई बजटिंग करने की व्यवस्था नहीं है। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, उत्तर प्रदेश का वोटर सोया हुआ है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार अपने आप में अकेला खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के भीतर राजनीतिक दल जो सत्ता के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं और जो मीडिया उस प्रचार को दिखाकर पैसे वसूल रहा है, इन दोनों परिस्थितियों में कुल मिलाकर मसला यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश एक कमाऊ जमीन है, जिसमें जिसके पास सत्ता होगी वह बहुत कमा लेगा। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के विधायकों का अगर आप बैंक बैलेंस देखेंगे, उनका नेटवर्थ देखेंगे, बीते 20 साल का भी 5 साल का देखना चाहते हैं तो 5 साल की स्थिति यह है कि लगभग 57% इजाफा उनके नेटवर्थ में हो ही जाता है। दुगना तिगुना इस दिशा में चीजें 57% मिनिमम है। ये मैक्सिमम की स्थिति में लगभग 4000 गुना तक की वृद्धि हो जाती है। और अगर 20 साल के खाके को निकालिएगा तो यह भी 100% से ज्यादा इजाफा इनकी कमाई में हो जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या ये एक ऐसी जमीन है जहां पर सिर्फ सियासत ही रोजगार है, सियासत ही रोजगार के जरिए कमाने का धंधा है, सियासत ही अपने तौर पर लोगों को 80-20 में बांटेगी और इस बात का खुले तौर पर जिक्र करेगी कि उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ की भूमि है। तो फिर क्या दिक्कत है? इन्हीं परिस्थितियों के साथ हमें और आपको दोनों को जीना है। चुनाव सामने खड़ा है, बेरोजगार उसके सामने खड़ा है, दोनों तय कर लें किस परिस्थिति में जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।